सभी को नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है वस्तु विनिमय प्रणाली। यह टॉपिक इसलिए पढ़ना आवश्यक है क्योंकि यदि हम मुद्रा के कार्य और मुद्रा की प्रकृति को समझना चाहते हैं तो हमें वस्तु विनिमय प्रणाली का ज्ञान होना आवश्यक है। आज हम सीखेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली का अर्थ, इसका महत्व, इसकी सीमाएं और अलग अलग समय में मुद्रा किस रूप में प्रचलित थी। अर्थ: वस्तु विनिमय प्रणाली सभ्यता के प्रारंभ में, जब मनुष्य छोटे छोटे कबीलों या समुदाय के रूप में रहता था, उस समय प्रचलित थी। उस समय व्यक्ति की आवश्यकताएं सीमित थी और ऐसे समय में उसके पास में जो वस्तु होती थी उसके बदले में वह अपनी ज़रूरत की दूसरी वस्तुएं प्राप्त करता था और इस प्रकार समाज में वस्तु के बदले में वस्तु का प्रचलन था और यही प्रणाली वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है, जिसे बार्टर सिस्टम या कभी कभार सीसी इकोनॉमी यानी कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी भी कहते हैं। वस्तु विनिमय जैसे एक व्यक्ति के पास अनाज है, उसके बदले में उसे कपड़े चाहिए तो वह अपने पास का अनाज दूसरे व्यक्ति को देता है और दूसरे व्यक्ति से उस अनाज के बदले में कपड़े प्राप्त करता है। इसी प्रकार अनाज के बदले में पशु या फिर कपड़े के बदले में पशु, ये जो प्रणाली थी ये वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। महत्व: वस्तु विनिमय प्रणाली बेसिकली छोटे समुदाय की अवधारणा के लिए सबसे श्रेष्ठ थी। इसलिए हम पाते हैं कि यह एक सरल विनिमय प्रणाली थी क्योंकि इसमें मुझे जिस वस्तु की ज़रूरत है मैं उस व्यक्ति के पास गया जिसके पास वो वस्तु है और इस प्रकार दो ज़रूरतमंद व्यक्ति आपस में अपनी वस्तुओं की अदला बदली करके संतुष्टि की प्राप्ति करते थे। इसलिए इस प्रणाली में सरलता थी। साथ ही हम देखते हैं कि जब हमें किसी वस्तु की ज़रूरत होती है, माना जैसे मुझे अनाज के बदले में कपड़े की ज़रूरत है, तो मैं अनाज को देके आसानी से कपड़ा प्राप्त कर लेता था और इस प्रकार मेरी संतुष्टि का स्तर भी बढ़ जाता था। तो इसमें व्यक्ति अपनी ज़रूरत की वस्तुओं को विनिमय करके अपने संतुष्टि स्तर को अधिकतम कर सकता था। साथ ही हम देखते हैं कि यह एक छोटे कबीलाई या छोटे समुदाय के लिए सबसे श्रेष्ठ विकल्प है, जिसमें हम अपनी ज़रूरतों को अपने अड़ोस पड़ोसी या एक छोटे समुदाय के भीतर आसानी से अदला बदली कर सकते हैं और यह प्रणाली इसी प्रकार से कई समय तक लगातार चलती रही। समय के साथ साथ जब कबीले गण या राज्य के रूप में परिवर्तित होने लगे, तब इस प्रणाली के कुछ अवगुण थे जो धीरे धीरे समय के साथ साथ हमारे सामने प्रकट हुए। जब मनुष्य की ज़रूरतें बढ़ने लगी, समुदाय विस्तारित होने लगे, तब हमें महसूस हुआ कि यह प्रणाली अपने आप में संपूर्ण नहीं है। तो इस प्रणाली में क्या क्या कमियां हमको महसूस होने लगी और यही ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से हमें मुद्रा का ज़रूरत पड़ी या मुद्रा का विकल्प के रूप में उसका आविष्कार करना पड़ा। तो सबसे पहले देखते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी समस्या क्या थी। तो सबसे पहली समस्या है दोहरे संयोग की समस्या। इसको अपन आसान भाषा में ऐसा कह सकते हैं कि मेरे पास में कपड़े हैं जिसके बदले में मुझे अनाज चाहिए। अब दूसरा व्यक्ति है जिसके पास अनाज है लेकिन उसको उसके अनाज के बदले में कपड़ा नहीं चाहिए, बल्कि वह व्यक्ति अपने अनाज के बदले में पशु चाहता है, जबकि मेरे पास तो कपड़े हैं। तो इस स्थिति में हुआ ये कि मेरे पास कपड़े होने के बावजूद जिसे मैं देना चाहता और उसके बदले में अनाज लेना चाहता हूँ, मैं ऐसा संयोग तलाशूंगा
या उस व्यक्ति की तलाश करूँगा जो कपड़े के बदले में मुझे अनाज दे सके। तो यह इस प्रणाली की सबसे जटिल समस्या थी। कई बार संयोग बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाते थे, लेकिन कई बार संयोग बहुत मुश्किल से प्राप्त हो जाते थे। तो ऐसे में व्यक्ति को अपनी उपभोग को जब तक उचित संयोग नहीं मिलता, तब तक उसे अपने उपभोग को स्थगित करना पड़ता था, क्योंकि जब तक उचित संयोग नहीं मिलेगा तब तक वस्तुओं की अदला बदली संभव नहीं है। तो यह इस प्रणाली का एक सबसे बड़ा अवगुण था, जिसमें व्यक्ति के पास पर्याप्त वस्तुएं होने के उपरांत भी वह अपनी जरूरत की वस्तु का उपभोग नहीं कर पाता था। इसकी दूसरी समस्या है मूल्य मापन का अभाव। मूल्य मापन, चूंकि इस प्रणाली में वस्तुओं के बदले में वस्तुओं की अदला बदली होती थी, इसलिए उनका कोई एक सार्वभौमिक मूल्य मापक नहीं था। जैसे मैं किसी को अनाज दे रहा हूँ और उस व्यक्ति से बदले में कपड़े ले रहा हूँ, तो मेरे अनाज का मूल्य कितना है और अगले वाले व्यक्ति के कपड़े का मूल्य कितना है, इसका कोई हिसाब इस प्रणाली में नहीं था। क्योंकि वस्तुओं के बदले में हम वस्तुओं की अदला बदली करते थे, लेकिन वो वस्तुएं कीमती है या नहीं है, उसके लिए मूल्य रूपी मापदंड हमारे पास में विद्यमान नहीं था। इस प्रणाली का तीसरा जो अवगुण है वो है मूल्य संचय का अभाव। क्योंकि इस प्रणाली में हम वस्तुओं के बदले में वस्तुओं की अदला बदली करते हैं, इसलिए इस प्रणाली में चूँकि वस्तुओं में टिकाऊपन का गुण सीमित मात्रा में होता है, यही कारण है कि हम मूल्य का संचय भविष्य के लिए लंबे समय तक नहीं कर सकते थे। आसान भाषा में कहा जाए तो यदि मैं अनाज को भविष्य के लिए रखना चाहता हूँ, तो अनाज को एक निश्चित समय तक या अधिकतम 1 या 2 वर्ष तक के लिए सुरक्षित रख सकता हूँ। उसके बाद में उसमें भी कीड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं। या फिर मैं ये कहूँ कि मैं अपने पशु को भविष्य के लिए धन के रूप में सुरक्षित रखना चाहता हूँ, तो इस बात की कोई निश्चितता नहीं थी कि मेरा पशु अगले 10 सालों तक जिंदा रहेगा या अगले 10 दिन तक। तो चूँकि वस्तुओं में टिकाऊपन का गुण नहीं था, इसी वजह से हम मूल्य का संचय इस प्रणाली में नहीं कर सकते थे। और चूँकि मूल्य का संचय इस प्रणाली में नहीं किया जा सकता था, इसी वजह से इसकी अगली समस्या हमारे समक्ष हुई कि हम भविष्य के सौदे करने में भी असमर्थ थे। क्योंकि वस्तुएं नाशवान है, नश्वर है, जिनको हम भविष्य के प्रति पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो सकते, तो ऐसे में उनके आधार पर भावी सौदे भी संभव नहीं थे। जैसे मैं किसी व्यक्ति को ये कहूँ कि आज आप मुझे अनाज दे दीजिए और उसके बदले में मैं आपको 10 दिन बाद मेरा पशु दे दूंगा, तो इस बात की कोई निश्चितता नहीं थी कि 10 दिन बाद मेरा पशु उसी तरह स्वस्थ और सुरक्षित रहेगा जैसा आज है। इसलिए इस प्रणाली में भविष्य के सौदे बहुत सीमित मात्रा में या नगण्य होते थे। इसकी एक और समस्या आई हमारे समक्ष, और वो है अविभाज्यता की समस्या। अविभाज्यता मतलब डिवाइड करने की समस्या। जैसे मेरे पास में अनाज की एक बोरी है और उसके बदले में मुझे पशु चाहिए। अब दूसरा व्यक्ति है जो अपना पशु अनाज के बदले में बदलने को तैयार है, लेकिन वह व्यक्ति अपना पशु 2 बोरी अनाज के बदले में देना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में चूँकि मेरे पास 1 बोरी अनाज ही है और वह व्यक्ति 2 बोरी अनाज चाहता है, तो इस स्थिति में यदि हम 1 बोरी के बदले में उस पशु को लेना चाहेंगे, तो वह आधा पशु ही हमारे हिस्से में आएगा। और चूँकि पशु को आधा करते ही उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, इसलिए हम चाह कर भी वह सौदा नहीं कर पाते थे, क्योंकि हम वस्तुओं को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित नहीं कर पाते थे। तो यही समस्या अविभाज्यता की समस्या
कहलाती है, जिसमें कुछ संयोग ऐसे होते हैं जहां हम वस्तुओं को विभाज्य करने में असमर्थ होते हैं। तो इस प्रकार वस्तु विनिमय प्रणाली तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ अपना तालमेल बिठाने में असमर्थ रही। नतीजन ये हुआ कि ज्यों-ज्यों मनुष्य की आकांक्षाएं और आवश्यकताएं बढ़ती गई, वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत ज़्यादा असुविधाएं और कठिनाइयां उत्पन्न होती रही। इन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमने मुद्रा अपनाई, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे, मुद्रा के कार्य और उसकी प्रकृति को। अब हम देखते हैं कि अलग अलग समय में मुद्रा किस रूप में हमको पाई गई। जैसा हम देखते हैं, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मनुष्य जिस दौर में रहा है, उसने उस दौर की वस्तुओं को मुद्रा के रूप में प्रयोग करना शुरू किया था। मसलन जैसे हम प्रारंभ में देखते हैं तो आखेट युग में मुद्रा के रूप में पशुओं के दांत और हड्डियों को भी प्रयोग किया गया। जैसा आप आजकल भी देखते हैं, हाथी दांत आज भी कीमती माने जाते हैं। तो आखेट युग में जानवरों के दांतों और हड्डियों को हमने मुद्रा के रूप में प्रयोग किया। फिर कृषि युग आया। कृषि युग में हमने अनाज को मुद्रा के रूप में प्रयोग करना शुरू किया। जैसा कि हम देखते हैं कि मोरक्को में मक्का मुद्रा के रूप में काफ़ी समय तक प्रचलित रही थी। फिर आया धातु युग, और धातु युग के आने से ही मुद्रा ने तेज गति से अपना विस्तार करना शुरू कर लिया। धातु के रूप में मुद्रा जैसे तांबे की, सोने की, चांदी की, और आज के दौर में भी आपको धातु मुद्रा छोटी मुद्रा के रूप में प्रचलित मिल जाती है। पत्र मुद्रा, चूँकि कागजी नोट पत्र मुद्रा का ये रूप है जो सबसे पहले चीन में बने थे और उसके बाद में तो पूरी दुनिया में विस्तारित हुई, और आज हम देख सकते हैं हमारी पूरी इकनॉमी में पत्र मुद्रा का अपना एक अमूल्य और अहम स्थान है। फिर आया शाक मुद्रा का। शाक मुद्रा ज्यों-ज्यों परस्पर विश्वास बढ़ा, लोगों की समझ बढ़ी, उन्होंने परस्पर विश्वास और शाक के आधार पर भी लेन देन किए। तो इसी दौर में विनिमय बिल, हुंडिया, चेक, ये सब मुद्रा के रूप में प्रचलित हुए। समय के साथ जब तकनीकी परिवर्तन हुआ तो हमारे पास में प्लास्टिक मुद्रा के रूप में आई, और एटीएम, डेबिट कार्ड, ये सब हमारे प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित हुए, जो आज का दौर हम देख ही रहे हैं। चूँकि तकनीक तीव्र गति से बढ़ती गई तो इंटरनेट का युग आया, और इंटरनेट में आज हम देख सकते हैं हमारे पास में कई ऐप है जिनके माध्यम से अपन धन का हस्तांतरण शीघ्रता से एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं। और इसी कड़ी में आई है वर्चुअल करेंसी, जैसा कि बिटकॉइन का आपने काफ़ी कुछ सुन रखा होगा। तो इस प्रकार यह हमें ये दर्शाता है कि इंसान ने समय के साथ काफ़ी कुछ सीखा है। समय के साथ साथ उसने मुद्रा का रूप भी बदला है। आज से एक दशक पूर्व हम जब जाते हैं तो वर्चुअल करेंसी का इतना भविष्य नहीं था, लेकिन आज वर्चुअल करेंसी है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मुद्रा ने समय समय पर अपना रूप परिवर्तित किया है। तो हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि जो आज मुद्रा हमारे पास में है वह अंतिम है। समय बदलेगा, दौर बदलेगा, तो मुद्रा अपना रूप परिवर्तित भी करेगी। धन्यवाद।